वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे उस सूबे की कि जिसके साथ बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पसमानदगी, लापता अफ़राद और फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, दहशतगर्दी, ये सारे नाम जो हैं जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान की जहाँ हम बात करते हैं तो अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा, ख़ास तौर पे रमज़ान में और उससे पहले, कि ये सूबा बुरी तरीके से जो था वो दहशतगर्दी की लपेट में था। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, क्वेटा में वाक़या हुआ, उससे पहले कई वाक़यात ऐसे हुए। और फिर उसके बाद एक जमात ने जो है वहाँ पर क्वेटा में धरना दिया हुआ था और इंतज़ामिया की जानिब से झड़पें हुई आपस में, और जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। बात होती है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे कि बलूचिस्तान में जो नौजवान हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों हैं? हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो अक्सर ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है, उसके हाथ में बंदूक की जगह कलम देने का वक़्त आ गया है। क्योंकि हम अब उस मकाम पर आ गए हैं कि जहाँ पर बलूचिस्तान में हमेशा जो है वो हुकूमतें बदल जाती हैं मगर हालात बदल नहीं पाते। नौजवानों की हम बात कर रहे हैं तो एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी है, नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी। मीर जमाल, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और गालिबन आपकी एज जो है वो तकरीबन 26-27 साल है। आप एक कम तरीन कम उम्र जिनकी उम्र कम है उन पार्लियामेंटेरियन में आपका शुमार होता है। वालेकुम अस्सलाम जी। बीबी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ की। और बिल्कुल जी, मेरा जो उम्र था वो इलेक्शन के दौरान और हल्फ लेने के बाद तक 25 साल का था, और इस साल जो है 26 साल है जी। तो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान का खिताब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है मेरे हिसाब से जी। हुँ, हुँ। अच्छा, चैलेंज है। अब आपके हलके की ज़रा हम बात कर लेते हैं। और आपके हलके में आपका हलका है एनए 264, राइट? और जी, जी। आपने जो इलेक्शन लड़ा वो आपने लड़ा अख्तर मैंगल आपके जो मद्दे मुकाबिल थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बिल्कुल, के। तो बिल्कुल जी। वहाँ पे जो टर्न आउट था, लोग जो थे वो वोट देने के लिए कम निकले। मतलब 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स हैं। तकरीबन 15,000 वोट आपको पड़े, 10,000 उनको पड़े, तो टर्न आउट था ही नहीं। लोग वोट देने के लिए निकले ही नहीं। तो क्या लोगों का इलेक्शन पर यकीन नहीं था? जो 2024 के इलेक्शन हुए, कितना कम टर्न आउट हुआ और फिर लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं है? देखिए जी, ये एक बहुत संगीन मामला है, मैं समझता हूँ। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हुँ। पीपल्स वोट जो है वो सबसे बालातर होता है और अहमियत रखता है। 2024 के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो थे इन्वॉल्व थे। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। आपको शायद नहीं पता हो या पूरे पाकिस्तान में हुए या नहीं हुए, लेकिन क्वेटा या खास तौर पर बलूचिस्तान में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 दिन उस टाइम नेटवर्क नहीं था। दूसरी बात ये था कि जब हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे, मेरे खुद वर्कर्स को शहीद किया गया, ग्रेनेड्स फेंके गए थे, धमाके किए गए थे, और हमारे जो पोलिंग स्टेशंस 2 पोलिंग स्टेशंस पे खुदकुश धमाके हुए, जिसमें हमारे कारकुन भी शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वो चाहते थे जो अनासिर जो कि जमहूरियत को या बलूचिस्तान की जो आवाज़ है पार्लियामेंट में आने तक, या जो हमारा जो प्रोसेस है, जो हम एक फेडरेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको सबताज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लोग अपने घरों से ना निकले, लोग वोट ना दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना दुरुस्त होगा कि बलूचिस्तान के नौजवानों का। और एक तरफ ये था कि अगर मैं
रियासत के खिलाफ बंदूक उठाता, शायद मेरे कबीले के लोग भी मेरे पीछे खड़े होते। लेकिन हमने ये फैसला किया कि तालीम मुकम्मल कर कर हम सियासी अमल का मुज़ाहरा करेंगे। पार्लियामान में पहुँचकर अगर जद्दोजहद करना भी है, पहाड़ों की तरफ नहीं बल्कि हम पार्लियामान में पहुँचकर तालीम के लिए जद्दोजहद करेंगे, सेहत के लिए जद्दोजहद करेंगे, नौजवानों के हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे और ख़ास तौर पर जो फेडरेशन में आकर बलूचिस्तान की एम्बेसडर, बलूचिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर हम तवज्जो देंगे। तो ये हमारा एक ताय अमल था और मैं चाहता हूँ कि ये जो हम हाँ, नौजवान हैं, हमें चाहिए कि हम हाँ। पार्लियामेंट की तरफ चलें, ना कि हम पहाड़ों की तरफ बढ़ें। जी। देखिए, आपका तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, आप आ सकते हैं और आपका एक ज़ाहिर है आपका एक आपकी एक हिस्ट्री है आपके पीछे। लेकिन वो लोग जो पसमानदा हैं, आपको जैसे मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि बड़ी बदकिस्मती से मैं कोई अरसे दराज से ये बात जब भी किसी बलूचिस्तान रहनुमा का मैं इंटरव्यू करती हूँ जो सीएम थे जो उनका मैंने इंटरव्यू किया जब नून लीग की हुकूमत थी अब्दुल मालिक डॉक्टर अब्दुल मालिक का, तो तब भी मेरा जी, जी। यही था कि पसमानदा सूबा और अब भी हमारा यही है कि पसमानदा सूबा। तो ये आप देखिए आप नौजवान हैं, आप इस तरफ आ सकते हैं, आपका एक बैकग्राउंड है, लेकिन वो लोग जिनके घर से लापता अफराद हैं जो बगावत पे उतरते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जिन्हें आपको पता है लिटरेसी रेट बलूचिस्तान का कितना कम है, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो के बराबर ही है। तो वो जो मायूसी है, तो फिर वो बगावत की तरफ लेके जाती है ना, जड़ तो यहीं से शुरू होती है। देखिए जी, बलूचिस्तान के मसले को समझने की ज़रूरत है। बारहा मैंने कहा है कि ये जो नाराज़ नौजवान हैं हमारे और ख़ास तौर पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो कि ख़ास तौर पर मीडिया के भाइयों और बहनों ने हमें दी है और पंजाब की तरफ से जो लोग समझते नहीं, वो कहते हैं कि नाराज़ बलोच। तो नाराज़ बलोच वो पंजाब की तरफ से, मीडिया की तरफ से उनको रेफ़र किया जाता है जो कि तंज़ीमों में हैं, जो कि ना ही डेवलपमेंट चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि मेरिट पे लोग आएँ, ना ही वो एजुकेशन चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि लिटरेसी रेट बेहतर हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को खुदा ना ख़ास्ता जो है पाकिस्तान से अलग किया जाए। लेकिन हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम नाराज़ बलोच उन लोगों को मानते हैं जो कि अपने हकूक से महरूम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नौजवान को एजुकेशन का हक बिल्कुल है, लेकिन उसको नहीं मिलता। अगर स्ट्रगल करके वो एजुकेशन का हक लेता भी है, फिर अगर नौकरी की तरफ बढ़ता है, तो नौकरियाँ बेची जाती है, तो इसको हम कहते हैं नाराज़ बलोच। और जहाँ तक बात है कि जो लापता अफ़राद हैं, बिल्कुल एक सेंसिटिव इश्यू बिल्कुल है मिसिंग पर्सन्स का, जमाल लेकिन जमाल इसमें लापता अफराद जो है वो एक लंबा टॉपिक है, मगर यहाँ पर एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम जब ब्रेक पे से वापस आएंगे तो हम लापता अफराद पे बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद और बात हो रही है बलूचिस्तान की और बहुत सेंसिटिव बात हो रही थी ब्रेक से पहले लापता अफराद और नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी हमारे साथ हैं, नौजवान पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा जमाल, ये बताइएगा कि जो ये बात लापता अफराद की बात हो रही है, अगर किसी के घर का कोई शख्स लापता है और बरसों से लापता है, ना वो मरने में है, उसको ये पता है कि वो जी रहा है या वो मर गया है। तो फिर ऐसे घर में बल्कि एक घर से कई-कई आप तो उस सारे सिस्टम का हिस्सा हैं। एक घर से कई-कई लोग अफ़राद जो हैं वो लापता हैं। तो फिर उनके अंदर तो वो स्टेट के खिलाफ जो है वो जज़्बात उभरेंगे ना। वो तो फिर वो नाराज़ तो नहीं होंगे, वो तो बगावत पे उतरेंगे और फिर वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे कि जो बलूचिस्तान को खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, लापता अफ़राद का जो मसला है बहुत सेंसिटिव है और मैं समझता हूँ कि हम सब पार्लियामेंटेरियंस को, स्टेक होल्डर्स को, जितने भी हमारे नवाब सरदार हैं, बैठकर इसको हल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बहुत अरसे से ये पेंडिंग है और अगर ये हल नहीं होता, तो चंद जो सियासतदान हैं वो उसको अपने जो सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और माजी में भी हमने उनकी स्पीचेस देखे हैं कि वो जो नौजवानों को जज्बाती बनाते हैं कि भाई अगर आपका नौजवान लापता है तो पंजाब ने लापता कराया या रियासत ने लापता कराया है। और दूसरी बात यह है कि जो मिसिंग पर्सनस का इशू, इसको समझने की जरूरत है।
आइन बिल्कुल ये नहीं कहता कि किसी को आप मिसिंग पर्सन बनाएँ और लेकिन अ, इसमें ये अगर आप देखें कि 2006 के करीब एक कमीशन बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे एनजीओज़ भी थे, आपके हुँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एक्टर्स भी थे और आपकी गवर्नमेंट के भी थे और आपके जो वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के भी थे। तो उसमें एक फैसला किया गया था कि सब बैठेंगे, लिस्ट दी जाएगी, तो फिर उसमें सिर्फ करते-करते 70% जो है आपके मसले हल हो गए और आज का जो मिसिंग पर्सन्स का जो क्या कहते हैं नंबर है, वो है अराउंड 1700 टू 2000 वो ना ही 2000 से ऊपर बढ़ता है और ना ही 1500 से कम होता है। तो और इसी दौरान रिपोर्ट्स आई कि कुछ ऐसे भी लोग भी मिसिंग थे, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जैसे अटैक्स में वो मुर्दार हो गए थे दहशतगर्द और वो पाए गए थे मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में और हाल ही में जो जाफर एक्सप्रेस हुआ था उसमें 6-7 मिसिंग पर्सन्स हुए थे और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिधर मिसिंग पर्सन्स का उधर मतलब आप ट्रेस कह रही हैं हुआ वो जो है। दहशतगर्द थे वो मिसिंग पर्सन्स थे, बिल्कुल जी, जाफर ऐसे एक्सप्रेस। मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि खुद चल के अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग करते थे और आके टेररिज़्म बलूचिस्तान में करते थे। तो ये मिसिंग पर्सन्स की इश्यू को समझनी चाहिए और अगर खुदा ना ख़ास्ता अभी तक हम नहीं समझे और इसीलिए जो हमारे नेशनलिस्ट, लेकिन जमाल एक्सट्रीमिस्ट सारे तो नेशनलिस्ट ऐसे नहीं है सियासतदान ना, हैं, वो एक्सप्लॉइट तमाम करें। तो ऐसे नहीं नहीं जमाल देखें, तमाम तो ऐसे देखिए जी, नहीं है ना। बहुत सारे मैं ऐसे आपको लोगों को बहुत सारे ऐसे लोगों के घरों को मैं जानती हूँ कि जहाँ से लोगों को उठा के ले जाते हैं और फिर वो उनका पता ही नहीं चलता है। तमाम देखिए ऐसे नहीं है, चले आप बिल्कुल हम मान लेते हैं मैं ये भी कह रहा फ्रस्ट्रेशन हूँ का कि शिकार होकर डिसअपॉइंट होकर लोग जो हैं वो जाके उन एंटी स्टेट जो अनासिर है उनके साथ मिल ये जाते हैं। मगर सारे ये तो जो ऐसे नहीं है, तमाम जस्टिफिकेशन ऐसे है नहीं है। वायलेंस के लिए मैडम मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफिकेशंस जो हम टेररिज्म को देते हैं ये गलत है। फॉर एग्जांपल पूरा बलूचिस्तान में आपको क्या पता है कि 40% आपके पश्तून रहते हैं और आधे से ज्यादा बलूचिस्तान का जीडीपी पश्तून ही बनाते हैं। क्यों आज पश्तून तंजीम नहीं है बलूचिस्तान में, सिर्फ बलोच क्यों है? ठीक है जी। पंजाबी भी रहते हैं, आपने कभी आज तक पंजाबी नहीं देखा कि किसी ने बंदूक उठाया, हालांकि वो उसको भी एजुकेशन का हक नहीं मिलता शायद, उसको भी स्कॉलरशिप शायद नहीं मिलता, उसको भी हेल्थ इसी बलूचिस्तान में रहते हैं, तो वो क्यों नहीं जाते? ये हमें समझने की जरूरत है कि ये एक इंसर्जेंसी है और क्लियर कट डायरेक्ट वायलेंस है जो कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस या कल्चर ऑफ वायलेंस इसको कम्प्लीमेंट करता है। हमें समझने की जरूरत है कि ये जो तंजीमें हैं वो लोगों को रिक्रूट करते हैं और इसमें सियासतदानों का भी हाथ है। जज्बाती स्पीचेस करते हैं। 2006 में आप अख्तर मेंगल साहब की स्पीच देखें, गवादर में जाके वो कहते हैं कि ये जो पंजाबी हैं वो एक एनिमल के साथ कंपेयर करते हैं उस पंजाबी को, ठीक है जी, कि फिर कहते हैं कि या तो कफन होगा या तो वतन होगा। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बिरावी में वो कहते हैं कि हम इन पंजाबियों के पीछे नहीं जाएंगे। मतलब ये चीजें भी कम्प्लीमेंट करते हैं और हमें समझने की जरूरत है कि सिर्फ ये अंडर डेवलपमेंट का इशू नहीं है, ये जो है दूसरे एजुकेशनल फैक्टर का इशू नहीं है, ये एक जंग वॉर जोन में हम लड़ रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन में आज देखें आप सोशल मीडिया पे, जब जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ, ब्रेकिंग न्यूज हमारे चैनल से पहले इंडिया के चैनल्स में क्यों चली और फिर उसमें जो नाम निहाद सो कॉल्ड बगोड़े नवाब और सरदार जो कि इंग्लैंड में स्वीडन में बैठे हैं वो उस पर तजिया कर रहे थे। तो ये भी समझने की हमें जरूरत है कि बलूचिस्तान इज गोइंग जो थ्रू अ वॉर। जब जो हमारा दुश्मन है वो तो इस चीज़ से खेलेगा, वो तो इस चीज़ से खेलेगा बिल्कुल कि भई खेलेगा। वो तो खुश होगा कि अब ये हमारी शायद खुदा न ख़ास्ता लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो नाकामी है, हुकूमतों की नाकामी है, स्टेट की नाकामी है। जो दुश्मन है उसके तो अल्फ़ाज़ यही होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का जो एक धरना कोयटा के अंदर शामिल जो था। फिर उसपे हमने देखा कि गोलियाँ चलाई गईं। और 3 लोग भी उसके अंदर जो हैं, एक 12 साल का बच्चा समेत जो है वो उसके अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब जो सिचुएशन है तमाम तर मिसिंग पर्सन्स के लिए जो ये सारी तहरीक चलाई जा रही है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक नाम आता है। देखिए ये बलोचों की रिवायत नहीं थी कि ख़वातीन निकल के बाहर आएँ और वो धरने में बैठें। मैं ज़िक्र कर रही होंगी, आप समझ गए होंगे मारंग बलोच का। तो इस तमाम तर वाक़ये को, इस तमाम तर चीज़ों को किस तरह हैंडल किया जा सकता है पॉलिटिकली?
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूँगा कि इसमें डायलॉग होना चाहिए दोनों तरफ से। और बारहा गवर्नमेंट ने डायलॉग करने की कोशिश की, मुझे पता है, क्योंकि जिधर ये बीवाईसी बैठी थी, वो मेरा ही हल्का था, सरेआब उसको कहते हैं। जी, और वहाँ पे 12 मैंने डीसी साहब से कॉल पे बात की, वज़ीर आला साहब से भी मैंने बात की। मैंने कहा कि पुरअमन अगर रहेंगे ठीक है, लेकिन उसमें एस्केलेशन करने के लिए कुछ अनासिर भी एक्टिवेट हो गए थे, जिन्होंने पथराव भी की और उनकी तरफ से फायरिंग भी हुई है। फिर उसके जवाब में जो हुआ है वो आपके सामने था, और फिर अरेस्ट भी हुई है 3 एमपीओ के तहत, कुछ एक्टिविस्ट भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमें समझना होगा कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। हम अगर कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं हम, तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबसे पहला स्टेप उसको बनने का ये है कि वो कभी भी फरीक नहीं होता और बायस्ड नहीं होता। तो यहाँ इस केस में आप समझ रहे होंगे कि जब जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ, ना ही कोई कंडम्पशन हुई उनकी तरफ से, ना ही कोई मुज़म्मती धरना दिया गया, क्यों नहीं? इसी तरह बहुत सारे हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हुए, ना ही उस टाइम कोई हुआ। इसी तरह धमाके हुए, पिछले हफ्ते एक धमाका हुआ था कच्ची की तरफ, रोड्स ब्लॉक किए गए थे। बिल्कुल। तो इसमें ह्यूमन एक्टिविस्ट जब हम कहते हैं तो हम फरीक नहीं बन सकते। मिसिंग पर्सन का भी आप लड़ें, फिर तो आपको बीएलए को भी कंडेम करना चाहिए, और जो लोग बसों से लोगों को उतारते हैं उनको भी कंडेम करनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जब बुल्सान का बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक होता है वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स, जो कि चले बहुत डिबेटेबल है। लेकिन जब आपको शायद याद होगा कि पिछले साल मैंने एक धरना दिया था प्रेस क्लब के सामने, और मेरा धरने जी, का जी, जी, जी। सिर्फ और सिर्फ जी, जी। वजह ये जमाल, थी। हम इस धरने की भी बात करेंगे और इससे जुड़े कई सवालात भी मेरे ज़हन में, मैं इसी तरफ आ रही थी, मगर फिर से वक़्त आ गया है कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक पर जल्दी से जाते हैं और फिर वापस आते हैं। और ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद, बात हो रही है बलूचिस्तान की। अच्छा, आप बात कर रहे थे जमाल कि आपने जो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है कि और भी इश्यूज़ की तरफ बढ़ना है कि आपने एक इस्लामाबाद में धरना दिया था, जो बिल्कुल जी। कि शोधा से मुताल्लिक हाँ, था वहाँ जी, मैंने बलूचिस्तान। उसपे डरना जी, 22 दिन मैं बैठा था वेरी ब्रीफली, और उसका शाबाश एक ही बच्चा। मकसद था, मैं किसी के खिलाफ यहाँ पे नहीं आया था। मैं इसलिए आया था कि बलूचिस्तान जी, में अगर मिसिंग कंटिन्यू पर्सन्स कीजिए का इश्यू जमाल। है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि मज़लूम थे, जो कि मज़दूर थे, उनको शहीद किया गया। तो उनके बारे में कोई मीडिया या इस्लामाबाद क्यों नहीं जानता जी? तो ये मेरा ब्रीफली मौक़िफ़ ये था जी। हाँ, नहीं, आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में मीडिया? सॉरी, मैं सुन नहीं नहीं पाई आपकी जानता बात, था। समझ नहीं पाई। जी, मैं कह रहा था कि जब मैंने कैंप यहाँ लगाया तो मीडिया पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों को ये पता भी नहीं था कि बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी मज़दूरी करते हैं, उनको शहीद किया गया। फोर्सेस के अलावा सिविलियंस भी हैं, रक्षा ड्राइवर भी है, बाकी मज़लूम लोग भी हैं जो कि निहत्थे लोग हैं, वो शहीद होते हैं। तो ये मेरा नैरेटिव था, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अहम नैरेटिव है बलूचिस्तान के बारे में। जी। लेकिन मिसिंग, देखिए वो तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वजह है कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी शहीद किया जाता है। हमने वो वक़्त भी देखा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस सुरंग से मज़दूरों को निकाल कर जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, वो मज़दूर थे। लेकिन बात यहाँ पे वही आ जाती है मिसिंग पर्सन्स की कि आपने मिसिंग पर्सन्स के लिए कभी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर अ, अगर आप ये देख रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब अभी क्वेटा की तरफ बढ़ रहे थे, मगर फिर उनको वो रुक गए और एक वो बड़ी उनकी नेगोशिएशन चलती रही, जिसमें शाहज़ैन मुफ्ती भी फिर उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, फिर वो अब उन्होंने कहा कि हम रैलीज़ निकालेंगे और उन्होंने क्वेटा की तरफ अपना धरना खत्म कर दिया। मगर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, उनके पीछे आपको, या मारंग बलोच को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पीछे आपको क्या लगता है कौन लोग हैं कि जो देखिए इतने जी, इतने इतने मजबूत हैं कि वो इतने ज़्यादा लोगों को निकालने के लिए घरों से उन्होंने कायल कर लिया कि जो लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे, मगर वो लोग जो है वो एहतजाज के लिए, धरने के लिए वहाँ पे आके सड़कों पे बैठ रहे हैं। हाँ, देखिए जी, सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब जो हैं, उन्होंने अपनी सियासत बचाने की कोशिश की है,
क्योंकि वो हर टाइम एक ही सियासत करते आ रहे हैं और जो कि नफ़रत की सियासत है। तो उन्होंने मारंग बलोच साहिबा के एब्सेंस में अपनी सियासत बचाने की कोशिश की और फिर उन्होंने देखा कि लोग उनके पास साथ नहीं हैं, फिर उन्होंने अपना जो धरना है वो ख़त्म कर लिया। जहाँ तक मारंग बलोच साहिबा की बात है, कोर्ट अगर उनको रिलीज करती तो हमें कोई एतराज नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 12 ये कहा है कि हम उनको पॉलिटिकली, अख्तर मेंगल साहब को भी पॉलिटिकली एंगेज करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरे ख्याल से रेडी नहीं है। तो इसीलिए तो जब उनका कोर्ट में गया था फैसला, तो होम डिपार्टमेंट को रेफर हो गई थी। तो इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है या कुछ हमारा इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, एक सोशल मैन्यूवर के तहत लोगों को एंगेज किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत अलार्मिंग चीज है। हमारे 12 वजीर आला सरफराज बुगटी ने भी कहा था कि जो हमारा असल चैलेंज है वो बीएलए जैसे दहशतगर्द नहीं, बल्कि जो हमारा नौजवान है जो सोशल मैन्यूवर के तहत डिरेल होता जा रहा है वो है। तो हमें कैसे एंगेज करना होगा, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं सोशल मैन्यूवर के तहत सोशल मीडिया में, और आपको क्या पता है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं कि जो बीवाईसी जैसे तंजीम है उनको फंडिंग भी बाहर मुल्क से होता है। और सबसे पहली बात यह है कि बीवाईसी अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग चीज है कि फंडिंग कैसे किधर से लाते हैं। मैं जब यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा था, मैं खुद एक बड़े फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने अपने जेब से पैसे निकाल के दिए हुए थे, तो वो मुझसे ज्यादा बैठे थे और ज्यादा लोग थे। तो वो कैसे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमें समझना होगा कि अगर हम अपने जो दुश्मन तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, और हमें चाहिए कि हम उसको काउंटर करें यूथ पॉलिसी के तहत, यूथ इनिशिएटिव्स के तहत उनको काउंटर करें। जी। अच्छा, जब अब्दुल मालिक बलोच सीएम थे और हमने देखा था कि उस वक्त उन्होंने इंगेज किया था, उन्होंने डायलॉग पे बहुत जोर दिया था और उस वक्त कंपैरेटिवली हालात आज के मुकाबले में कुछ बेहतर थे। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि अब वही वाली पॉलिसी दोबारा से अपनाने की जरूरत है? अभी हमने पिछले दिनों देखा कि वजीर आजम से उनकी मुलाकात भी हुई है और उसमें भी डायलॉग ही की बात की गई है जो आप करें। मगर एक तरफ डायलॉग की बात है, दूसरी तरफ ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की जरूरत है कि ये एक दो दिन के काम नहीं है कि आपने डायलॉग किया और आपको रिजल्ट मिल गया। कि वो जो फ्रस्ट्रेशन या नाराज बलोच हैं उनको कौमी धारे में लाने की जरूरत है, उसके लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और वो आप जैसे नौजवान एक नई टेक्नोलॉजी को, एक नए दिमाग को समझते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कर सकते हैं। तो क्या प्लान है फिर आपके इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ब्रीफली इसको क्लियर करना होगा कि डायलॉग कभी भी दहशतगर्द के साथ नहीं हो सकता। जब हम डायलॉग की बात करते हैं, हम किससे डायलॉग करेंगे? हम बीएलए से डायलॉग करेंगे, हम बीएलएफ से डायलॉग करेंगे, बरामदा भुट्टी से करेंगे, किससे करेंगे हम? अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेनजीर भुट्टो की, वो भी अमन की बात करती थी, उसको भी शहीद किया गया। फिर नीचे लेवल पर, बलूचिस्तान लेवल पर आते हैं, मेरे वालिद ने हर टाइम अमन की बात की, उसको भी शहीद किया गया। तो अगर आज किससे हम डायलॉग करें? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, दहशतगर्दों सिर्फ के अलग। सहूलतकारों से डायलॉग करके नतीजा निकल सकता है। वो तो बीच की नहीं चीज जी, होती है ना, वो तो सहूलतकारी कर बिल्कुल रहे नहीं, होते हैं। वो लोग हैं मैं जिन्हें वो एक इस्तेमाल चीज कर रहे हैं। एक चीज वाजे होना चाहिए कि दहशतगर्द से आईनी हाथों से पटना होगा, और वो बीएलए हो, पीएलएफ हो, जो भी हो। लेकिन ये शॉर्ट टर्म आपका हो सकता है, लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पे जाना होगा। शॉर्ट टर्म में आप क्राइसिस मैनेजमेंट करें, आईनी हाथों से निपटें। मीडियम टर्म में आप कोशिश करें कि मेरिटोक्रेसी, नौजवानों के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको हल करने की कोशिश करें। ये एक 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, बल्कि 20-25 साल का एक प्लान होना चाहिए। और फिर लॉन्ग टर्म में आपको चाहिए कि आप रिलेशनशिप पे काम करें। जब मैं बात करूंगा रिलेशनशिप का, उससे मुराद ये है कि स्टेट और जो नौजवान है, नौजवान वो जो वोटर भी आपका बन रहा है, नौजवान जो आपका एग्रेसिव भी है, स्टेट से उसके ग्रीवेंसेस भी हैं, और वो बॉर्डर लाइन पर है। तो उसको हमें चाहिए कि हम एंगेज करें, उसकी जो रिलेशनशिप है उसके साथ साथ हम उसका जो स्टेट पे ट्रस्ट है उसको हम बरकरार रखें, और ये समझाएं कि ये जो जंग है ये कोई भी कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर सकता। बलूचिस्तान कभी भी आजाद पाकिस्तान से नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए हैं। बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए, और अच्छे
आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, जैसे एनएफसी में हमारा शेयर बढ़ा दिया गया। बहुत जो बहुत रोड्स हमें शुक्रिया, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दी दामन है वक़्त में और जो है हाल ही मुझे में कुछ गुंजाइश मैंने एक नहीं है। यूथ पॉलिसी लॉन्च बहुत-बहुत किया हुआ शुक्रिया था। मीर जमाल खान आपका कि आप बहुत आए शुक्रिया। और इतना तफ़सीलन आपने हमें बताया और ख़ास तौर पे जो मैं बात करना चाह रही थी बलूचिस्तान पर कोई मैंने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं और बदकिस्मती से मैंने ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जो दहशतगर्दी की तरफ थे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, वो एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन के साथ किया कि वहाँ का नौजवान क्या सोचता है और किस तरीके से वो अब जो है इस तमाम तर माज़ी की गलतियों का अज़ाला करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।